हेलो बेटा। गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने बात की थी नॉर्म्स ऑफ रियलेबिलिटी की। उसमें हम लोग ने बात की मेथड ऑफ रिलेशनल इक्विवेलेंस थ्योरी की। साथ ही कूडर की भी हम लोगों ने बात की थी। कूडर की जो न्यू मेथड है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। चूँकि ये आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पा रहा था तो मुझे पार्ट सेकंड थर्ड भी बनाने की कभी कभी ज़रूरत पड़ जा रही है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। पार्ट को सेपरेट करके पहले पहले पार्ट को आप सुनेंगे, फिर सेकंड पार्ट को, फिर थर्ड पार्ट को, तो ऐसे आप लोग को क्लियर होता जाएगा। पहले सेकंड या थर्ड पार्ट को सुन लिया फिर फर्स्ट पार्ट को आप सुनेंगे तो उसका बेस क्लियर नहीं होगा। तो जब भी आपको स्टडी करनी हो तो पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, ऐसे करके स्टडी करोगे तो आपका बेस भी उसका क्लियर रहेगा। बेस क्लियर रहेगा तो आगे की जो आपके मेथड्स हैं वो भी क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं कूडर रिडर्सन मेथड की, जिससे हम लोग रियलेबिलिटी मेज़र करते हैं। कल भी हम लोगों ने कुडर जो कूडर था उनके फार्मूले को मैंने एडमिनिस्ट्रेट किया। यहाँ कूडर का जो मेथड है रियलेबिलिटी मेज़र करने के लिए, उसको नए तरीके से जो तैयार किया गया है, हम आज उस पर बात करेंगे। जिसमें सब्जेक्ट की पहले बोले तो टेस्ट लिया जाता है, और टेस्ट लेने के बाद उसे स्कोर देंगे। पहले टेस्ट लेंगे, इसके बाद उसकी जो स्कोर है, जो नंबर है, हम उसे अंक प्रदान करेंगे। लेकिन उसको अंक देने के बाद हम उसे किस स्टेप से उसकी रियलिबिलिटी निकालेंगे, आज हम लोगों को ये स्टडी करना है। क्योंकि कभी भी हम टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग करने के बाद क्या मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, ये जानना ज़रूरी होता है। तो कूडर जो हैं, कूडर रिडर्सन, उन्होंने अपना मेथड दिया और उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम, जब भी हमारे सामने सब्जेक्ट होगा, प्रयोज्य होगा, तो हम अपने सब्जेक्ट को पहले उस पर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करेंगे या उसकी परीक्षा लेंगे। ठीक, परीक्षा लेकर के उसे अंक देंगे, मीन्स स्कोरिंग उसकी होगी। स्कोरिंग जब हो जाएगी तब हम उसकी रियलेबिलिटी का मेजरमेंट स्पेसिफिक स्टेप से करते हैं। अब आप कहेंगे ये स्पेसिफिक स्टेप क्या है, तो यहाँ जान लीजिए कि इसमें जो कुडर का है ये रियलेबिलिटी मेजर करने का, उसका 4 स्टेप में उन्होंने डिवाइड किया है। यानी हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, स्कोरिंग करेंगे, और स्कोरिंग करने के बाद जब हमको रियलेबिलिटी मेजर करनी होगी तो हम उसके 4 स्टेप से गुजरेंगे उस स्कोरिंग की। जब हम 4 स्टेप से गुजरेंगे तभी हमें रियलेबिलिटी मिल पाएगी, यानी रियलेबिलिटी का मेजरमेंट हो पाएगा। इसमें आपका है स्टेप फर्स्ट। पहला स्टेप क्या होगा उसमें, इसमें जो भी हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, जो टेस्ट मैंने एडमिनिस्ट्रेट किया, तो उसमें पूरे टेस्ट की, जो पूरा आपका टेस्ट है, समस्त परीक्षण, पूर्ण परीक्षण, उसमें पूरे जो टेस्ट हैं उनके स्कोरों को, जो उसको स्कोरिंग की गई, जो स्कोर मिला मुझे, उनका हमको मानक विचलन ज्ञात करना होता है। मानक विचलन कोई नई चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ, आप लोग इसको स्टार्ट से पढ़े भी होंगे। इसको स्टैंडर्ड डेविएशन या आपका सिग्मा भी कहा जाता है, स्मॉल सिग्मा से इसको इंडिकेट करते हैं। मानक विचलन पहले हम ज्ञात करेंगे। आपको पता होगा कि स्टार्ट्स में जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन में पहले मीन निकालेंगे, इसके बाद हम उसका एसडी निकाल पाते हैं। चाहे लॉन्ग मेथड चाहे शॉर्ट मेथड, एज यू लाइक, आप कोई भी मेथड आप यूज़ कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको एसडी निकालना ही होगा। यानी आप की जो स्कोरिंग है उससे, चाहे आप शॉर्ट मेथड यूज करें चाहे लॉन्ग मेथड यूज करें, आप उसका मीन निकालेंगे, और मीन निकालने के बाद तुरंत उसकी एसडी निकालेंगे। एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी को हिंदी में बोला गया है मानक विचलन, जिसे स्मॉल सिग्मा से इंडिकेट किया जाता है। क्लियर है। तो जब भी हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जितनी हमारी स्कोरिंग होगी, पूरी स्कोरिंग का हमको क्या निकालना होगा, एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन यानी स्मॉल सिग्मा।
स्मॉल सिग्मा पहले हम ज्ञात कर लेंगे। ये आपका स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करेंगे हम स्टेप सेकंड की, यानी फर्स्ट स्टेप में मैंने एस डी निकाल लिया। सेकंड स्टेप में जो भी हमारे जो पद हैं, प्रत्येक पद पर आपके पद एकांश आइटम, मैंने कई बार इसको रिपीट किया है, तो आपके जो भी पद होंगे, एकांश होंगे, आइटम होंगे, आपके क्वेश्चनर में ही होंगे। तो जितने क्वेश्चनर में आपके जितने एकांश हैं, जितने आइटम हैं, उन पर पास होने वाले प्रयोज्यों का जो रेशियो है, अनुपात है, उसको पहले हमको ज्ञात करना होगा। क्वेश्चनर जो आप टेस्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, क्योंकि जब भी हम कभी किसी अगर स्टूडेंट्स पे हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ उस पर हमको कोई ना कोई क्वेश्चनर देना होता है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो मैंने क्वेश्चनर दिया। क्वेश्चनर में आपके आइटम होंगे, 10 आइटम, 20 आइटम, 30 आइटम, जो भी हो उसमें। तो जो उसमें आइटम्स दिए जा रहे हैं, तो हर आइटम पर पास होने वाले, जो पास आउट कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, हर आइटम पर पास होने वाले जो हमारे सब्जेक्ट हैं, उनका रेशियो हमको निकालना होगा। ये अब समझ में आ रहा होगा कि ये आपकी ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, क्योंकि किसी एक स्टूडेंट्स को तो हम लेंगे नहीं, या किसी एक सब्जेक्ट पे हम यहाँ पे टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर रहे हैं। तो प्रत्येक पद पर पास होने वाले प्रयोज्यों का अनुपात आपका कितना है ये हमको देखना होगा। तो यहाँ हम जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट पे जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया गया, और जिन जिन आइटम्स पे हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो पास आउट कर रहे हैं, तो उनका हमको रेशियो निकालने होगा। रेशियो या परसेंटाइल निकालना है, और उसी के आधार पर जो रेशियो आपने निकाला है, जो परसेंटाइल मिला, उसी के आधार पे Q इज इक्वल टू आई माइनस पी, Q इज इक्वल टू आई माइनस पी की काउंटिंग की जाती है ठीक है। तो यहाँ की Q इज इक्वल टू आई माइनस पी की जब भी हम काउंटिंग करते हैं, तो यहाँ जो आपके सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के द्वारा हल किए गए जो पदों का अनुपात है, उसको जो हल उसने किया, किसने, सब्जेक्ट ने, जो सब्जेक्ट ने सॉल्व किया है आइटम्स को, तो जो हल किए गए उनके जो आइटम्स हैं, उनका जो रेशियो है, यानी उसका जो परसेंटाइल है, उससे और गलत जो हल किए गए आपके आइटम्स हैं, उनके पदों को Q से इंडिकेट करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बोला, Q इज इक्वल टू आई माइनस पी। तो यहाँ Q क्या है आपका, Q गलत हल किए गए पदों के अनुपात को Q से इंडिकेट किया जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग, Q इज इक्वल टू आई माइनस पी। तो Q क्या है आपका, सारे एकांश पे सही सही उत्तर दे दे सारे प्रयोग, ऐसा तो होने होगा नहीं। कुछ ऐसे एकांश होंगे, कुछ ऐसे आइटम होंगे जिन पर उनका जो रिस्पांस होगा वो गलत होगा, और कुछ ऐसे आइटम होंगे जिन पर उनका रिस्पांस सही होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जिस आइटम पर जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो सही सही हल किए हैं, ठीक, यानी ये प्रयोज्य द्वारा हल किए गए पदों का जो अनुपात है वो तो परसेंटाइल हो जाएगा। यहाँ जो सही हल किए हैं और जो गलत हल किए, जो गलत हल किए गए पदों का अनुपात है उसे हम किससे इंडिकेट करेंगे, Q से, स्मॉल q। ठीक है। I जो है आपका, उसका जो मान है वो लास्ट में ज्ञात किया जाता है, यानी सिग्मा पी क्यू का मान जो होता है वो आई इंडिकेट करता है। सिग्मा, सिग्मा मीन्स सम ऑफ, सिग्मा का मतलब हो गया, यहाँ मैं कैपिटल सिग्मा की बात कर रही हूँ, कैपिटल सिग्मा मीन्स सम ऑफ। तो यहाँ पे गलत जो हल किए गए पद हैं उनके रेशियो को, उनके परसेंटाइल को Q से इंडिकेट किया जाता है। ये स्टेप आपका सेकेंड है। थर्ड स्टेप में चलते हैं कुडर के हम। कुडर रिडक्शन के थर्ड स्टेप में हम जब जाते हैं तो जितने आइटम होते हैं सारे आइटम के लिए P और Q का गुणा किया जाता है, मीन्स PQ, P इंटू Q, सारे आइटम्स के लिए।
ये नहीं किसी एक दो आइटम्स के लिए, सारे आइटम्स के लिए पी और क्यू का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और सभी पदों के जो पी क्यू होते हैं उनका मान ज्ञात कर लेंगे। ये किस में हम करते हैं? थर्ड स्टेप में। यानी थर्ड स्टेप में जितने सारे आइटम्स थे उनमें पी और क्यू, ठीक, पी का मतलब जितना उन्होंने सही सही हल किया और क्यू का मतलब जो उन्होंने गलत हल किया। अभी मैंने कहा कि सारे आइटम्स पर जो हमारे सब्जेक्ट हैं सारे आइटम पे पास आउट नहीं करेंगे, कुछ पे पास आउट करेंगे, कुछ पे वो पास आउट नहीं कर पाएंगे। तो जो सही सही हल किया है उसको हम पी से इंडिकेट करेंगे, जो गलत हल कर दिया है उसको हम क्यू से इंडिकेट करेंगे। और इसके बाद हमारे थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जितने आइटम्स हैं उसमें पी और क्यू, क्योंकि कुछ पर पास हुए होंगे कुछ पर पास नहीं हुए होंगे, तो पी और क्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे और मल्टीप्लाई करके जितने हमारे आइटम हैं उनका हम पी क्यू का मान निकाल लेंगे। तो पी क्यू का मान यहाँ पे कितना होगा? कैपिटल सिग्मा पी क्यू। अभी मैंने कहा कि कैपिटल सिग्मा इंडिकेट करता है सम ऑफ को। सम ऑफ मतलब सबका जोड़, योगफल, प्लस कर देंगे सबको। तो यहाँ योगफल आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल ही जाएगा कि पी क्यू का मान कितना है। तो वहीं आपका योगफल क्या मिल गया? पी क्यू। नेक्स्ट हम फोर्थ स्टेप में जाएंगे, क्वाड्रेटिक रिलेशन के फोर्थ स्टेप में। लास्ट में हम लोग यहाँ पे निकालते हैं उसका मान सिग्मा टी एन डॉट कैपिटल सिग्मा पी क्यू, जिसका मान आई से इंडिकेट किया जाता है या उसे प्रतिस्थापित करके संपूर्ण परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करने की कोशिश की जाती है। कहने का अर्थ है कि जब भी हम यहाँ पर आई का मान निकालेंगे, क्योंकि आई में हमको इसको कन्वर्ट करना होता है, प्रतिस्थापित करना होता है, तो आई में प्रतिस्थापित करके जो हमारा पूरा टेस्ट है, क्योंकि हम जब भी रियलिबिलिटी निकालेंगे तो किसी एक आइटम की यहाँ पे नहीं निकालनी है हमको पूरे टेस्ट की संपूर्ण परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करना है। तो संपूर्ण परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करने के लिए हमको स्मॉल सिग्मा टी डॉट स्मॉल एन डॉट कैपिटल सिग्मा पी क्यू का मान हमको आई में प्रतिस्थापित करके फिर संपूर्ण परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करना होता है, या उसकी काउंटिंग की जाती है या उसकी गणना की जाती है। ये चार स्टेप जो आपके क्वाड्रेटिक रिलेशन के हैं, ये चार स्टेप जब हम फॉलो करते हैं तो हमको किसी भी टेस्ट की रियलिबिलिटी जो है वो पता चल जाती है। ये चार स्टेप में आपका क्या आ गया है एक बार शॉर्टली देख लीजिए कि इसमें क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में हम टोटल जो हमारे टेस्ट होते हैं उनका हम स्मॉल सिग्मा निकालते हैं, स्मॉल सिग्मा मीन्स स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। सेकंड स्टेप में चलते हैं तो उसमें जो हमारा परीक्षण है, जो हमारा टेस्ट है, उसमें जितने भी आइटम्स होंगे उन सारे आइटम्स को हमारा सब्जेक्ट पास आउट नहीं करेगा, कुछ पर पास आउट करेगा, कुछ पर वो गलत रिस्पॉन्स देगा। तो जिस पर वो सही अनुक्रिया व्यक्त कर रहा है या पास होने वाले पेजों का जो अनुपात है वो हम पी से इंडिकेट करेंगे, ठीक। तो क्यू इज इक्वल टू आई माइनस पी करेंगे, उसकी काउंटिंग करेंगे। फिर इसके बाद जो गलत रिस्पॉन्स दिए गए हैं हमारे सब्जेक्ट के द्वारा उसको हम पी से तथा गलत जो हल किए गए अनुपात हैं, पदों का अनुपात जो है, उसको हम क्यू से इंडिकेट करेंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप में जाएंगे, जितने हमारे आइटम्स हैं उसमें पी और क्यू का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लाई करके हम सिग्मा कैपिटल सिग्मा पी क्यू हम उसको मेजर कर लेंगे, याद कर लेंगे। फोर्थ स्टेप में हमको जाने के बाद जो हमारा कैपिटल सिग्मा पी क्यू है उसका मान हमको आई में प्रतिस्थापित करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। फिर इसका हमको पूरे टेस्ट का होल टेस्ट उसका हमको रियलिबिलिटी जो गुणांक है उसको हमको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ विश्वसनीयता गुणांक की इसी के आधार पे गणना की जाती है। ये जो मेथड हमने यूज जस्ट अभी किया, इस मेथड को कहा गया है क्वाड्रेटिक मेथड। रियलिबिलिटी निकालने की ये दूसरी विधि आपको बताई गई है। क्लियर है यहाँ पर? अब हम बात करेंगे इंडेक्स ऑफ रियलिबिलिटी। इंडेक्स ऑफ रियलिबिलिटी कहें तो रियलिबिलिटी के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी परीक्षण में जो सब्जेक्ट होते हैं
उनके ऑब्डियंट स्कोर जो हैं और जो ट्रू स्कोर हैं, इनके बीच में हमको रियलेबिलिटी मेजर करना होता है। जो ऑब्डियंट स्कोर है और जो ट्रू स्कोर है, उन दोनों के बीच में। क्योंकि जो भी अभी मैंने कहा कि कोई भी टेस्ट होगा तो उसमें आपके आइटम ज़रूर होंगे, लेकिन सारे आइटम पर जो हमारे सब्जेक्ट हैं सही सही अपना रिस्पांस प्रेजेंट करें या सही सही अपना रिस्पांस दें, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंसी में या अदर आपकी मेंटल एबिलिटीज़ में वो डिफरेंट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर्सन में होंगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से जो हमारा सब्जेक्ट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो सब्जेक्ट के अंदर जो ये डिफरेंसेस आएंगे उसका इफेक्ट आपके रिस्पॉन्स पर भी आएगा। तो जो सब्जेक्ट को मैंने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए दिया है, जिस पर मैंने अप्लाई कर रखा है, तो वो सारे टेस्ट पर सारे टेस्ट के सारे जो आइटम्स हैं उन पर अपना सही सही रिस्पॉन्स दे, ये ज़रूरी नहीं है। वो कुछ पर सही देगा तो कुछ पर गलत देगा, वो अपनी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग आंसर दे रहा है या रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, अभी हम लोगों ने इस पर बात की। तो हमको जब इंडेक्स ऑफ रियलेबिलिटी मेजर करना होता है, तो इंडेक्स की रियलेबिलिटी मेजर करने के लिए हम जब भी किसी ग्रुप पे या पर्सन पे हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट ने ओबीडिएंट स्कोर उसको मिला, क्योंकि मैं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करूँगी तो कुछ न कुछ उसको उसके प्राप्तांक होंगे और कुछ उसके सत्य प्राप्तांक ट्रू स्कोर भी होंगे। तो जो उसके प्राप्तांक कहने का अर्थ ऑब्डिएंट स्कोर होगा और कुछ ऐसे जो उसको ट्रू स्कोर होंगे, उन दोनों के बीच यानी ऑब्डिएंट स्कोर और ट्रू स्कोर, इन दोनों स्कोर के बीच हमको कोरिलेशन निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि हमको उसके बीच का कोरिलेशन जानना ज़रूरी है। जब हम इन दोनों के बीच में कोरिलेशन निकालते हैं, इसी कोरिलेशन को ही विश्वसनीयता देशनांक या इंडेक्स ऑफ रियलेबिलिटी कहा जाता है। क्लियर है? ये आपका जो इंडेक्स ऑफ रियलेबिलिटी है, ये शो करता है कि किसी टेस्ट में जो हमारे ऑब्डिएंट स्कोर है और जो ट्रू स्कोर है, इनके बीच कितना अंतर होना चाहिए। एक बार फिर से इसको सुन लीजिए। जो इंडेक्स रियलेबिलिटी है, ये शो कर देता है, कहने का मतलब है कि जो विश्वसनीयता देशनांक है, यह व्यक्त करता है कि किसी परीक्षण में प्राप्त प्राप्तांक और सत्य प्राप्तांक के बीच कितना अंतर होना चाहिए। क्लियर है? तो जितना अंतर होना चाहिए वो अंतर ज्ञात करने के लिए हमको इंडेक्स ऑफ रियलेबिलिटी मेजर करनी होती है। इसके लिए फार्मूला दिया गया है, इंडेक्स ऑफ रियलेबिलिटी इज इक्वल टू, इट मीन्स स्मॉल r1 इज इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल r11। यहाँ पर जो आपका बात करते हैं इंडेक्स ऑफ रियलेबिलिटी की, तो r11 जो है वो शो करता है प्राप्त प्राप्तांक व सत्य प्राप्तांकों का कोरिलेशन, सहसंबंध। r11 मीन्स आपका ट्रू स्कोर ओबीडिएंट स्कोर का कोरिलेशन और परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक r, रियलेबिलिटी ऑफ इंडेक्स। तो यहाँ पे वो शो कर रहा है आपका r1 परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक। क्लियर है? तो यहाँ हमको जब भी इंडेक्स ऑफ रियलेबिलिटी मेजर करनी होगी, क्योंकि यही आपका शो करता है कि हमारे ऑब्डिएंट स्कोर और ट्रू स्कोर के बीच में क्या रिलेशन है, क्या कोरिलेशन है, इसके लिए फॉर्मूला एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, r1 इज इक्वल टू अंडर रूट r11। तो r11 आपका शो कर रहा है कि प्राप्तांक में आपके जो ऑब्डिएंट स्कोर है, कहने का मतलब है प्राप्तांक है, और सत्य प्राप्तांक यानी ट्रू स्कोर है, उनके बीच में कोरिलेशन क्या है, r1 शो करता है कि परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक क्या है। क्लियर है? अगर हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट की बात करें, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट ये बिल्कुल आपके इंडेक्स ऑफ रियलेबिलिटी की तरह ही है। तो इंडेक्स ऑफ एरर मेजरमेंट में हम देखते हैं कि जो इंडेक्स ऑफ रियलेबिलिटी की तरह ही मेजर करता है आपकी मानक त्रुटि को भी।
जो मेजरमेंट आपकी मापन की मानक त्रुटि होती है, मेजरमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा स्टैंडर्ड जो एरर है वो कैसे मेज़र होगा, क्योंकि हमको रियलेबिलिटी ऑफ नॉर्म्स चाहिए, और नॉर्म्स के रियलेबिलिटी को हमको मेज़र करना है, तो उसके स्टैंडर्ड के से रिलेटेड जो एरर है हमको उसको भी मेज़र करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई त्रुटि हो रही है जिससे कि हमारी रियलेबिलिटी यानी विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है, ये हमको देखना ही होगा, क्योंकि हम नॉर्म्स की रियलेबिलिटी मेज़र करने जा रहे हैं। तो यहाँ जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट है ये आपका इंडेक्स ऑफ रियलेबिलिटी की ही तरह होता है। इसमें जो मापन की मानक त्रुटि है ये प्राप्त प्राप्तांक व सत्य प्राप्तांकों के बीच अंतर को बताता है। कहने का अर्थ है कि आपके जो इंडेक्स ऑफ रियलेबिलिटी थी इसमें ऑब्टेन्ड स्कोर और ट्रू स्कोर इसके बीच में कोरिलेशन निकालना था, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट में आपके ट्रू स्कोर और ऑब्टेन्ड स्कोर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उसको अगर हमको जब निकालना होता है, यानी जो हमारा सब्जेक्ट जो जिसने ऑब्टेन्ड स्कोर जिसका है और उसके जो ट्रू स्कोर है उसके बीच में कितने का डिफरेंसेस है, उसके डिफरेंसेस को अगर मेज़र हमको करना होगा तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट हमको करना होगा। यहाँ जो आपका सब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है उसका ट्रू स्कोर, अगर हम उसके ट्रू स्कोर की बात करेंगे तो यहाँ उसका ट्रू स्कोर और जो उसका एक मापन से दूसरे मापन तक जो होता है उसका वो कहें तो स्थिर रहता है। यानी जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो ट्रू स्कोर है वो मापन से दूसरे मापन तक स्थिर होना चाहिए, जबकि हमारे जो प्राप्तांक हैं सब्जेक्ट के जो ऑब्टेन्ड स्कोर है उसमें कभी कभी कुछ मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी हम कोई टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होते हैं तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के समय जो ट्रू स्कोर और ऑब्टेन्ड स्कोर है, तो ट्रू स्कोर तो स्थिर रहता है, सब्जेक्ट का जो ट्रू स्कोर है जब भी मेजर होगा तो वो आपका स्थिर रहेगा, स्टेबल होगा, लेकिन जो आपका ऑब्टेन्ड स्कोर है उसमें कुछ मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। इसी को मानक की मापन त्रुटि के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर है? इसके लिए भी आपके फार्मूले एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक फार्मूला है आपका एस टी अंडर रूट 1 - R11। वापस सुन लीजिएगा आप लोग। मीन्स आपकी है एस ई इज इक्वल टू एस टी अंडर रूट 1 - R11। यहाँ कहने का अर्थ है मापन की मानक त्रुटि बराबर प्राप्त प्राप्तांकों के वितरण का मानक विचलन फिर अंडर रूट 1 - R11 यहाँ शो कर रहा है आपका विश्वसनीयता गुणांक। क्लियर है? ये जो है इससे आप मापन की मानक त्रुटि को ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा, इस फार्मूले के द्वारा। क्लियर है? अब हम चलते हैं मापन की संभाव्यता त्रुटि पर। ठीक, प्रोबेबल एरर ऑफ मेजरमेंट। संभाव्यता त्रुटि, गुडेनफ की बात करें तो उनके अनुसार जनसंख्या की जो विचलनशीलता है उसका अनुमान जनसंख्या की प्रतिदर्श पर आधारित होता है। जनसंख्या की विचलनशीलता का अनुमान जनसंख्या के प्रतिदर्श पर आधारित होता है। यहाँ प्रतिदर्श के बारे में मैंने बात की थी। प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपल, क्योंकि जब भी हम कोई टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उससे पहले हम लक्ष्य जीव संख्या से सैंपल लेते हैं, और सैंपल लेंगे हम जनसंख्या से, चूँकि जीव संख्या है, साइकोलॉजी में आप हैं तो यहाँ बात करेंगे हम लोग जीव संख्या की। तो यहाँ जनसंख्या की विचलनशीलता का जो आपकी अनुमान है वो जनसंख्या के प्रतिदर्श पर आधारित होता है। जनसंख्या जो आपकी लक्ष्य जीव संख्या है उसमें अगर कुछ विचलनशीलता आई है और हम उसी से सैंपल लिए हुए हैं रिसर्च करने के लिए या कोई सी टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, तो उसका इफेक्ट जो है आपके सैंपल का इफेक्ट उस पर पड़ेगा। कहने का मतलब है कि मेजरमेंट जब भी हम करेंगे, कोई रिसर्च करेंगे, तो इस पर जो रिसर्च हम कर रहे हैं वो शो करेगा कि वहाँ पर वही इफेक्ट पड़ेगा।
तो यहाँ जनसंख्या की जो विचलनशीलता है उसका अनुमान हम कहाँ से लगा रहे हैं, जनसंख्या के प्रतिदर्श पर आधारित होगा। प्रतिदर्श पे जो चेंजेस आ रहे हैं, किसी स्पेसिफिक वेरिएबल्स का जो इफेक्ट पड़ रहा है, वही इफेक्ट आपकी जो जनसंख्या है, जिस संख्या से मैंने जनसंख्या से सैंपल को लिया है, उस पर भी वही इफेक्ट होगा। इसी को कहा गया है संभाव्य त्रुटि। इसे कहा गया है संभाव्य त्रुटि, और इसी के द्वारा इसको कहें तो व्यक्त भी किया जा सकता है। इसका जो मूल्य होता है आपके संभाव्य त्रुटि का जो होता है, प्रोबेबल जो एरर्स हैं, इसका जो मूल्य है वो 0.6745 तक होता है। वापस सुन लीजिएगा कि संभाव्यता त्रुटि का मूल्य जो है 0.6745 तक होता है। मापन की जो संभाव्य वृद्धि है, मापन की जो संभाव्य वृद्धि है, उन चर में परिवर्तन जो होते हैं, जो चर और उनकी अवसर की त्रुटियों को व्यक्त करती है। जो संभाव्यता है मापन की, अगर उसमें हम वृद्धि करें या उसमें वृद्धि हो रही है, तो वो वेरिएबल्स और वो जो समय पर जो त्रुटियां हो रही हैं, उनको वेरिएबल्स और उसके साथ होने वाली त्रुटियां दोनों को व्यक्त करेगी। जो आपके जो ट्रू स्कोर है उससे संबंधित और ओबिडेंट है स्कोर में जो आपके विचलन हो रहे हैं, उन दोनों से संबंधित होती है। कहने का मतलब है कि जो सत्य प्राप्तांकों से संबंधित प्राप्त प्राप्तांकों के विचलन में भी होती है। इन सबके जो एरर्स हैं वो आपके मापन की संभाव्यता त्रुटि से ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी परीक्षण की जो संभाव्यता त्रुटि हो जितनी कम होगी, उस परीक्षण की विश्वसनीयता उतनी ही अधिक होगी। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी भी परीक्षण की, कोई भी टेस्ट जो है, उसमें अगर संभाव्यता त्रुटि बहुत कम से कम हो रही है, तो उस टेस्ट की जो आपकी रियलेबिलिटी है, जितनी कम मात्रा में संभाव्यता त्रुटि होगी उतनी ही अधिक उसकी रियलेबिलिटी होगी। यानी इन दोनों के बीच में ऋणात्मक सहसंबंध होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो संभाव्यता त्रुटि कम होगी तो विश्वसनीयता अधिक होगी, विश्वसनीयता कम होगी, संभाव्यता त्रुटि अधिक होगी। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो बहुत ज़रूरी होता है, और रिलेशन स्पेसिफिक हो, निगेटिव ही हो, ऋणात्मक सहसंबंध हो। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जो हमारे सत्य प्राप्तांक है उससे संबंधित जो प्राप्त प्राप्तांक है, उनमें विचलन से आपके मापन की जो संभाव्यता त्रुटि होती है वो होती है। साथ ही इसका जो मूल्य है वो 0.6745 तक होता है। किसका मूल्य? मापन की संभाव्यता त्रुटि का। इसका मूल्य आपका 0.6745 तक होता है। ये आप लोगों की कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। साथ ही ये जो आपके वेरिएबल्स हैं उनमें औसत त्रुटियों को भी बता देती है। संभाव्यता त्रुटि जो है अगर उसमें वृद्धि हो रही है तो ये आपके जो वेरिएबल्स हैं उस वेरिएबल्स में जो स्पेसिफिक जो आपकी त्रुटियां हैं विभिन्न अवसरों पर अगर एडमिनिस्ट्रेट किया गया है उससे रिलेटेड जो त्रुटियां हैं उनको भी वो व्यक्त कर सकती है। इसके बाद संभाव्यता त्रुटि अगर कम होगी तो रियलेबिलिटी अधिक होगी। इसके विपरीत होगा तो हमारी संभाव्यता त्रुटि अगर कम ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब कि विश्वसनीयता उतनी ही कम हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पर? अब हम बात करेंगे वो फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारी रियलेबिलिटी है वो प्रभावित होती है या हमारी जो रियलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका इफेक्ट निगेटिव ही होता है, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनका इफेक्ट पॉजिटिव होता है। तो इनके ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारी विश्वसनीयता कम हो जा रही है, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे ये प्रभावित कर रहे हैं, इस बारे में अब हम बात करेंगे। तो यहाँ हम आपको बता दें कि जो हमारा रियलेबिलिटी है उसको मूल रूप से आपका जो एज रेंज है, ग्रुप रेंज है, स्कोरिंग रेंज है और लेंथ ऑफ टेस्ट है, इन ये सब चीज़ें जो हैं मैक्सिमम प्रभावित करती हैं हमारी रियलेबिलिटी को, विश्वसनीयता को। तो इसमें बात पहले हम लोग करते हैं एज रेंज की। तो जो भी परीक्षण है, चाहे जो परीक्षण हो, वो परीक्षण अगर हम अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अगर हम बनाए हुए हैं, यानी कोई भी टेस्ट जब भी इससे पहले ही हमने कहा था कि जब भी हम कोई टेस्ट डेवलप करते हैं तो उसका पर्पस हम पहले ही निकाल लेते हैं कि हमको इसको किस पे एडमिनिस्ट्रेट करना है,
उस व्यक्तियों की एज क्या होगी, ये किसका मेजरमेंट करेगा और कहाँ तक मेजरमेंट करेगा। तो टेस्ट डेवलप करते समय ही ये डिसाइड कर लिया जाता है। तो ऐसा कोई टेस्ट जो एजिंग पर्सन के लिए या अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं उनके लिए अगर बनाया गया है तो उसका जो विश्वसनीयता गुणांक है काफ़ी अधिक होगा उन व्यक्तियों के लिए जिनकी एज उतनी है। लेकिन अगर ऐसा परीक्षण है जिसमें कि मान मान लीजिए आप कि दो परीक्षण बनाए गए हैं जिसमें पहला है 12 से 14 वर्ष के व्यक्तियों के लिए, दूसरा है 16 से 24 वर्ष के व्यक्तियों के लिए। अब उस पर एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है। यहाँ पर दूसरा जो बुद्धि परीक्षण है उसका विश्वसनीयता गुणांक पहले परीक्षण की अपेक्षा अधिक होगा, क्योंकि हमने जो टेस्ट बनाया है वो 16 से 24 के लिए किया है। तो जिसके लिए बनाया गया हम जब उसका मेजरमेंट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा रियलेबल होगा। बट अगर उससे कम उम्र के व्यक्तियों पर हम ऐसे टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, 16 से 24 साल के ऐसे पर्सन हैं जिन पर कि हम कोई इंटेलिजेंस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो वैसे टेस्ट जब 12 से 14 साल की अगर हम बच्चों पे करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी रियलेबिलिटी आपकी कम होगी। तो यहाँ एज रेंज जो है एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण आपकी रियलेबिलिटी जो है वो प्रभावित हो जाती है, रियलेबिलिटी कम होने की संभावना होती है, टेस्ट की रियलेबिलिटी समाप्त भी हो जाती है। अगर ऐसे व्यक्तियों पर किया जाएगा तो वहाँ पर ये टेस्ट रियलेबल नहीं होगा, कहने का अर्थ ये है। दूसरी बात है ग्रुप रेंज। यदि हम किसी समूह का प्रसार अधिक है और उस पर हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करने जा रहे हैं, कहने का अर्थ है कि परीक्षण को अधिक जनसंख्या प्रदेश पर प्रसारित करने से पहले उसकी जांच की जानी चाहिए तो उसकी विश्वसनीयता अधिक होती है। टेस्ट हमने डेवलप किया, टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट किया जनसंख्या, बड़ी जनसंख्या पर, तो प्रशासित करके जब हम उसकी जांच कर लेते हैं तो इससे हमको उसकी टेस्ट की रियलेबिलिटी पता चल जाती है। लेकिन अगर हम टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट किए हैं भारी जनसंख्या पर, अब उसी टेस्ट को हमको बहुत कम लोगों या 10-20 लोगों पे मैंने किया था, 50 लोगों पर मैंने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया था, अब 2 लोगों पे मैं कर रही हूँ, 3 लोगों पे कर रही हूँ, तो ये जो ग्रुप रेंज है इस पर जब हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो समूह आपका कम समूह पर जब ये प्रशासित किए जाएंगे तो इससे आपकी जो रियलेबिलिटी है वो पूर्ण रूप से हमको नहीं मिल पाएगी। ये भी एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण आपकी रियलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है या प्रभावित होने लगती है। टेस्ट का रियलेबिलिटी तो है लेकिन जिस पर हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं वहाँ पर वो टेस्ट रियलेबल रिजल्ट हमको नहीं देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कोरिंग रेंज की, तो यहाँ स्कोरिंग रेंज जो है आपकी किसी भी टेस्ट का जो स्कोर रेंज है वो अधिक है तो उस परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक भी आपकी अधिक होगी। लेकिन अगर किसी परीक्षण का या टेस्ट का जो आपका स्कोर रेंज है वो कम है, स्कोर रेंज कम है, तो वैसी स्थिति में जो हमारा टेस्ट है उसकी रियलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ जो स्कोरिंग रेंज है वो भी काफ़ी प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे परीक्षण की लंबाई, लेंथ ऑफ टेस्ट। परीक्षण की लंबाई में कहने का अर्थ है कि जब भी हम टेस्ट को डेवलप करते हैं तो वहाँ पे हम टेस्ट में आइटम्स रखेंगे, आइटम सेकांस। तो आइटम की संख्या जितनी अधिक होती है उसी से आपके टेस्ट की लंबाई बढ़ती है। टेस्ट की लंबाई बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, आइटम्स की संख्या को बढ़ा देते हैं, एकांशों की संख्या को बढ़ा देते हैं। तो आइटम जितने ज़्यादा होंगे टेस्ट हमारा उतना ही लंबा होगा और विश्वसनीयता भी उतनी ही अधिक होगी। यानी टेस्ट की लंबाई अगर बढ़ती है तो विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर विश्वसनीयता कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम किसी टेस्ट को डेवलप कर रहे हैं और वहाँ पे हमने आइटम्स की जो संख्या है उसको मैंने बढ़ा दिया, आइटम की संख्या बढ़ने पर विश्वसनीयता तो बढ़ती है लेकिन वहाँ पर वैलिडिटी जो है, उसकी वैधता जो है वो प्रभावित ज़रूर होती है। ठीक है, तो हम जब भी किसी टेस्ट के में रियलिबिलिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आइटम्स की संख्या को हम बढ़ा सकते हैं। आइटम्स की संख्या को सपोजिट मैंने बढ़ा भी दिया, लेकिन उसका जो रियलिबिलिटी है वो तो बढ़ रही है लेकिन दूसरी तरफ हमारी वैलिडिटी
डाउन हो रही है। तो जब भी हम टेस्ट में आइटम्स की संख्या को बढ़ा रहे हैं तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिन आइटम्स को हम बढ़ा रहे हैं वो आइटम्स हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, और जिसका मेजरमेंट करने के लिए हम बना रहे हैं ऐसे आइटम ही रखे जाएं जो हमारे उसी टेस्ट को मेज़र करें जिसके लिए उसको बनाया जा रहा है। यानी हम वैलिडिटी भी प्रभावित न होने दें। इसके लिए ज़रूरी है कि आइटम भी नए वाले, जो नए आइटम रखे जा रहे हैं वो आइटम भी आपके ऐसे हों जो आपकी टेस्ट को डिस्टर्ब न करें, डिसबैलेंस न करें। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आइटम ऐसे हों जिसका मेज़रमेंट करने के लिए उसको बनाया जा रहा है वो उसका ज़रूर मेज़र करे, उसका मेज़रमेंट वो ज़रूर करे। अगर ऐसा होगा तो हमारी रियलिटी वैलिडिटी दोनों लगभग समान होगी। पूर्ण रूप से तो हम नहीं कह सकते, लगभग समान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन मैक्सिमम ये देखा गया है कि वैसी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। हम टेस्ट को डेवलप कर चुके हैं, उसकी वैलिडिटी हो चुकी है, रियलिटी बढ़ाने के लिए मैंने टेस्ट में आइटम्स को बढ़ा दिया, बट वहाँ पे मैक्सिमम आपकी वैलिडिटी जो है वो डाउन हो ही जाती है। तो कोशिश यही करना चाहिए कि जब भी हम टेस्ट डेवलप कर रहे हैं तो उसी समय हमको आइटम्स को बढ़ा देना चाहिए, और उसी समय हमको ये मेजर कर लेना चाहिए कि हमारा टेस्ट रियलिबिलिटी हो तो उसकी है, लेकिन क्या इसकी वैलिडिटी प्रभावित हो रही है, क्योंकि मैक्सिमम ऐसी कंडीशन में वैलिडिटी प्रभावित हो ही जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे टेस्ट के बीच जो आपके टाइम डिस्टेंसिंग है वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि एक ही समूह है, एक ही व्यक्ति हैं और उन पे हम टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, लगातार टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करते जा रहे हैं। लगातार कहने का मतलब कि अभी टेस्ट लिया, आधे घंटे का समय दिया, फिर मैंने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर दिया। तो वैसी कंडीशन में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो काफ़ी थक जाता है, थकान के अनुभव से होने लगती है। इस थकान के कारण प्रभाव पड़ता है जो सब्जेक्ट के रिस्पॉन्स पर। दूसरी बात, अभी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया, कुछ देर के बाद फिर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। सपोज दैट अगर आइटम्स जो है नियर अबाउट अगर इक्वल हो गए तो वहाँ पे मेमोरी और रिहर्सल दोनों का इफेक्ट पड़ने लगता है। ये मेमोरेबल हो जाता है कि उसमें ऐसा दिया हुआ था तो ये भी ऐसा ही होगा, इसका आंसर ऐसा ही होगा। तो सब्जेक्ट वहाँ पे गेस करना शुरू कर देता है। तो जब वो आइटम पे गेस करके अपने रिस्पॉन्स देना शुरू करेगा तो वहाँ पे हमारा टेस्ट रियलेबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ ये ज़रूरी है कि जब भी हम दो टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं या टेस्ट में सपोज टेस्ट रीटेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का जो समय अंतराल है, जो टाइमिंग डिस्टेंस है, वो थोड़ा सा अधिक रखा जाए। तो वैसी स्थिति में जो पर्सन होता है, सब्जेक्ट होता है, उसकी जो समीकात्मक स्थिति है और उसके अनुभव में भी अंतर आने लगता है। तो यहाँ कोशिश यही होनी चाहिए कि पर्सन जो है वो मेंटली डिस्टर्ब भी ना हो और काफ़ी इमोशनल ना हो, स्ट्रेसफुल ना हो जब हम उस पर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। और दोबारा जब हम उस पर प्रशासित कर रहे हैं कोई टेस्ट तो टाइमिंग डिस्टेंस रखना आवश्यक होता है। टाइमिंग डिस्टेंस अगर है तो वो टेस्ट हमारा रियलेबल और वैलिड होगा। इसकी विपरीत अवस्था में जाहिर सी बात है कि हम लगातार किए जा रहे हैं तो सब्जेक्ट थकान की अनुभूति कर रहा है और थकान की कंडीशन में वो सिर्फ रिस्पॉन्स देगा, बट वो पढ़ करके रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कॉन्शियस नहीं है। तो इससे हमारी टेस्ट की रियलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने टेस्ट को किस इन्वायरमेंट में एडमिनिस्ट्रेट किया है और स्कोरिंग क्या की है मैंने, ये इफेक्ट डालता है हमारे टेस्ट की रियलेबिलिटी पे। क्योंकि कभी भी हम टेस्ट जब भी एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में करेंगे, और इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ जो सब्जेक्ट हैं वो टेस्ट पर अपना परफॉर्मेंस दे सके। यहाँ समझना है कि हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं और टेस्ट पर पर्सन जो सब्जेक्ट है हमारा वो अपना परफॉर्मेंस देने में सक्षम हो और आंतरिक रूप से वो एक्टिव हो। तो जो अगर वैसा होगा तो वहाँ परफॉर्मेंस जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी स्कोरिंग भी आएगी। साथ ही जो जिसके कारण व्यक्तियों का जो स्कोरिंग है वो अलग अलग डिफरेंस जो टाइमिंग है, डिफरेंस टाइम पे डिफरेंस आने लगता है। तो यहाँ जो परीक्षण की विश्वसनीयता है वो प्रभावित होती है, क्योंकि परिस्थिति, इससे पहले मैंने ये भी कहा था कि देश काल परिस्थितियाँ सबसे ज़रूरी हैं यहाँ पर, कि जब भी हम किसी टेस्ट को प्रशासित कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं
तो इन्वायरमेंट हमको एक ही जैसा रखना होगा, क्योंकि देश काल परिस्थिति का प्रभाव अधिकतम पड़ता है। तो यहाँ हमको देश काल परिस्थिति इसका ध्यान रखते हुए कभी भी टेस्ट को प्रशासित करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो जो हमारे टेस्ट की स्ट्रक्चर है, परीक्षण की जो संरचना है, यानी परीक्षण में पदों या एकांशों को के जो रूप हैं उसमें असमानता है या कठिनाई स्तर में भिन्नता है या स्कोरिंग की जो गणना है वो वस्तुनिष्ठ ढंग से नहीं हो पा रही है, तो इसकी ऐसी स्थिति जब होती है तब भी हमारे जो रियलिबिलिटी है टेस्ट की वो प्रभावित हो ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर विश्वसनीयता गुणांक प्रभावित होना ही है। स्कोरिंग अगर वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं होगी, आत्मनिष्ठ तरीके से होगी तब भी होगा। कुछ जो उसमें एकांश रखे गए हैं उसमें असमानता होगी तब भी होगा। उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी अगर अलग अलग है तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। इन सभी सिचुएशन में जो ये आपकी रियलिबिलिटी है वो प्रभावित होने ही लगती है। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर नहीं कर पा रहा है, सपोज दैट मैंने कोई टेस्ट डेवलप किया और टेस्ट डेवलप करने के बाद जो उसके आइटम्स हैं उसमें विभेदन शक्ति नहीं है, यानी टेस्ट के जो आइटम है वो समूह में व्यक्तियों के बीच में डिफरेंसेस निकालने की क्षमता नहीं रख पा रहा है, तो वहाँ जो भी एकांश हैं अगर निकालने में सक्षम नहीं है, विभेद शक्ति को नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो टेस्ट की रियलिबिलिटी है वो प्रभावित होती है। कहने का अर्थ है कि परीक्षण में ऐसे एकांश हैं जिनमें विभेदन शक्ति अधिक है तो परीक्षण की विश्वसनीयता अधिक होगी, लेकिन अगर विभेदन शक्ति उसमें कम है या नहीं के बराबर है तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे टेस्ट है उसकी रियलिबिलिटी अपने आप कम हो जाएगी। तो परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक परीक्षण में सम्मिलित एकांशों की विभेद शक्ति पर ही वास्तव में निर्भर करता है, इसका हमको ध्यान रखना आवश्यक होता है। इन्हीं के आधार पे हम अपने टेस्ट की रियलिबिलिटी को मेज़र कर सकते हैं, या नॉर्म्स को अगर स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड्स जो है उसके रियलिबिलिटी को भी मेज़र किया जा सकता है। और इसलिए नाउ अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने कमेंट्स मुझे दीजिएगा या अपने प्रॉब्लम्स को मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है।